हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड। माय नेम इज कमल ठाकुर और हम आ गए हैं आपके पास एक और बेहतरीन शो लेकर के, जो सक्सेस स्टोरी हमारा सीजन चल रहा है। कल हमने राहुल गुप्ता से बात की थी, फिर हमने आज मॉर्निंग में सिद्धार्थ सिंह से बात की थी और अभी इसी सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े हैं अजय मिश्रा। अजय मिश्रा मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं और वो विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो वेलकम टू अजय माय शो सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सर। ओके, तो अजय, जैसे कि आप सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी सक्सेस स्टोरी देखता है कोई भी बच्चा, तो सबसे पहले उसके मन में यही है कि ये एक्सपीरियंस थे तब क्या करते थे, कहाँ से स्टार्ट करा था इसने। तो अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या बैकग्राउंड आपका क्या है। हेलो सर, मेरा नाम अजय मिश्रा है। जी। मैं बेसिकली महाराष्ट्र में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र में ही हुआ हूँ। हम्म। बट मेरी जो फैमिली है एमपी की है। ओके। तो हाँ, तो सर मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ था वो बीएससी एग्रीकल्चर से हुआ था। जी। बट वो भी एक मजबूरी में ही हुआ था। एक्चुअली मैं चाहता कुछ और था, बट मजबूरी में बीएससी एग्रीकल्चर हो गया। कुछ ओके। ऑप्शन नहीं था मेरे सामने, इस वजह से। ओके। तो तब तक को कोई ऐसा पैशन डेवलप नहीं था कि मुझे बैंकिंग फील्ड में ही आना है और बैंकिंग में ही अपनी आगे को फ्यूचर देखता हूँ मैं। जी। ऐसा तब तक तो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे मतलब 4th ईयर आया तो थोड़ा बहुत सीरियसनेस डेवलप हो रही थी। तो सभी दोस्तों ने बैंकिंग के क्लासेस लगाए थे, बस इसीलिए मैंने बैंकिंग के क्लासेस लगाए। तो इसी तरह मुझे मतलब धीरे-धीरे मैथ्स और रीजनिंग में इंटरेस्ट आया। फिर बाद में बैंकिंग के बारे में जैसे-जैसे जानने को मिला, उसी तरह बैंकिंग की तरफ भी मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा होते गया। तो इसी वजह से फिर मैंने बैंकिंग फील्ड को चूज़ किया और आगे कोचिंग करके सभी एग्ज़ाम बैंकिंग के दिए और ये एग्ज़ाम फाइनली क्लियर हुआ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019। ओके, अजय आप मध्य प्रदेश में किस शहर के रहने वाले हैं। सर मम्मी जो मेरी एक्चुअली वो शहडोल जिले की है। ओके। ओके, और आपका आपके पापा मुंबई में ही हैं, मतलब कि आपके फैमिली मतलब मुंबई में ही रहते हैं। हाँ सर, महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके। महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। अमरावती, ओके ओके। तो अजय, जैसे आपने बताया कि पहले ऐसा कोई पैशन नहीं था आपका कि मतलब कि बैंक में ही जाना है, बट आपके फ्रेंड जैसे कि उनके साथ आप रहते थे तो आपका पैशन बना कि हमें बैंक का एग्जाम क्लियर करना है। कब ऐसा जी बना, सर। आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट की और कब ऐसा बना कि हमें बैंक में जाना है, हमें प्रिपरेशन करनी है। सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ था और जब मैंने क्लासेस वगैरह लगाए थे बैंकिंग के, तब तक तो मतलब सिर्फ ऐसे ही चल रहा था कि लास्ट ईयर में था, तो इस वजह से सभी दोस्तों ने क्लासेस लगाए थे तो लगा लिया, तो उसी तरह कंटिन्यू होते गया क्लासेस वगैरह। बट कैसा था कि मतलब मेरा मेन मोटो था कि मुझे जॉब चाहिए थी। ओके। तो वो भले ही चाहे वो मतलब गवर्नमेंट फील्ड में कोई भी हो, एज़ अ क्लर्क हो, पीओ हो या फिर अदर यूपीएससी, एमपीएससी किसी भी तरह हो। ओके। बट अपनी लेवल मुझे पता थी कि यूपीएससी के लिए मेरी मेहनत इतनी नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँ, कॉन्फिडेंट भी नहीं था। हम्म। तो और एमपीएससी में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आ जाता है। इस वजह से वो हमेशा से टॉपिक कमज़ोर रहे हैं, तो इस वजह से मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता था। तो बचा था सिर्फ मेरे सामने बैंकिंग, तो उसी को अपना 100% देना था। तो यही सोच के फिर मैंने बैंकिंग को चूज़ किया। ओके अजय, 2018 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा और 2019 में ही आप सिलेक्टेड हो गए, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट ऑफ पीरियड में आप सिलेक्शन ले लिए। हम चाहते हैं कि जी जो सर। बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ये आपसे बहुत इंप्रेस होंगे सुन करके कि आपने मेहनत करा और एक साल में एज बैंक में एक ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब एक ऑफिसर ही होता है, आपने जॉब ले लिया। आप हमें ये बताइए कि सब जी सर। जैसे कि बैंक एग्जाम में कॉमन होता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो आरआरबी जैसे आपने दिया है तो कंप्यूटर भी था आरआरबी मेंस में, ठीक है। तो आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आजकल ऐसा है कि बच्चे क्वांट के नाम से ही डरते हैं। 40% 50% बच्चों का डर क्वांट में ही होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो हो सकता है कि हम निकाल लेते हैं, बट मेंस में क्वांट में ही नए नए पैटर्न, नए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में लग जाता है। तो क्वांट के लिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्वांट को कैसे सॉल्व करना है। सर
एक्चुअली मतलब मैं हमेशा से ही मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट इतना परफेक्ट तो नहीं था कि मैं उसमें मतलब बहुत टॉप कर जाऊँ या बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँ। तो जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से तो मैं भी हमेशा से ही डरते आया हूँ। बट ये बैंकिंग का इस तरह से आता है कि मतलब जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिस तरह से नंबर सीरीज हो गया, सिम्प्लिफिकेशन हो गया, प्रीलिम्स में ये आने ही आने हैं, ये डेफिनेट है। जी, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो चैप्टर श्योर शॉट है कि ये आना है मतलब आना है, तो वैसे चैप्टर्स का मैंने मतलब एक टाइम स्लॉट बना लिया था। और जब भी मैं लाइब्रेरी में जाता था, तो सबसे पहले डिसाइड कर लिया था कि रोज सवेरे जाने के बाद लाइब्रेरी में मुझे 5 नंबर सीरीज करना है, 5 सिम्प्लिफिकेशन करना है और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। ये चैप इतना होने के बाद, ये आधा 1 घंटे में मेरा हो जाता था, आधे पौन घंटे में। ये कंप्लीट करने के बाद सर मैं बाकी का मतलब जो डे मतलब जो होना चाहिए, जो मेरा दिन का जो टारगेट है, वो बाद में स्टार्ट करता था। पर इतना तो रेगुलर था, इतना करना है और टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब रोज का रोज लिखना है। तो ओके। इस तो तरह से मैंने मतलब हर एक चैप्टर का पहले स्टार्ट ओ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आपको पर डे क्वांट में चाहे नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, 5 तो लाइब्रेरी में जाकर के सॉल्व करना ही है। स्क्वायर, क्यूब, रूट और टेबल की भी आपने बात की है। तो आप मुझे बताइए कि आपने कितने तक का स्क्वायर रटा था, कितने तक का क्यूब रटा था, कितने तक का टेबल रटा था, और बच्चों को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स अगर कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, पीओ का, क्लर्क का, तो उसे कितने तक का टेबल या क्यूब या स्क्वायर याद होना चाहिए? किया। सर ये तो ऐसी चीज है कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमें स्क्वायर पढ़ना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्यूब याद रहना चाहिए, टेबल याद रहना चाहिए। बट हमेशा हम इसको एकदम लाइटली लेते हैं। बट इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि अपन मतलब उसको एनालाइज नहीं करते कि एग्जाम में कितना ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस यस। वजह से मतलब ये ऐसी चीज नहीं कि आप हफ्ते भर अगर आपने किया तो आप परफेक्ट हो गए। ये ऐसा रोज अगर करते रहोगे ना, तो आपके टिप्स ऑफ द हैंड पे जिसे कहते हैं, वो उस तरह से हो जाएंगे यार। तो स्क्वायर मैंने कुछ 40 तक याद किए थे कि मतलब कोई भी कहीं से भी पूछ ले आ जाना चाहिए, 40 तक। क्यूब जो थे मैंने सिर्फ 20 तक याद किए थे। और जो टेबल्स थे, वो टेबल्स मैंने 20 तक याद किए थे। तो बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि अजय ने जैसे बताया है कि उन्होंने स्क्वायर 40 तक का याद किया था, क्यूब जो है 20 तक का और टेबल 20 तक का। तो 20 तक का टेबल तो हमें बचपन से ही रटाया जाता है कि 20 तक का टेबल आप याद रखना। आपको भी पता होगा कि जब हमें कोई पूछते थे कि तुम्हें टेबल याद है बचपन में, तो हम जरूर बताते थे कि हाँ याद है, तो 19 का, 18 का, ऐसे करके हमें क्वेश्चन किया जाता कि टेबल पढ़ के सुनाओ। तो टेबल तो हम बचपन से देखते हैं। बचपन की पढ़ाई कितने काम आती है, ये अजय से देख एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि 20 तक का उन्होंने टेबल याद किया और बचपन से जो पढ़े थे वही एग्जाम में काम आया। तो आपको भी कम से कम 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, या उसके बाद 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। उससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अजय का भी कहना है कि बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ, बैंकिंग एग्जाम में जो मतलब कि कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जैसे डीआई हम देखेंगे, नंबर सीरीज देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड होती है। आपकी कैलकुलेशन जितनी ही फास्ट होगी, उतना ही आपको एग्जाम में मदद मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो अजय, आपने ये बताया, उसके बाद आप बताइए उसके अलावा हम क्या मतलब कि आप कितना मैथ में कौन सा टॉपिक ऐसा था कि आपको डराता था, आप उसे सॉल्व करते ही नहीं थे? क्या होता है ना, सिलेक्शन लेने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि है हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है एग्जाम में। ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आपका वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत वीक हो और आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उठा लिया हो। तो अजय, आप अपने बारे में बताइए कि मैथ का कौन सा ऐसा पॉइंट वीक था आपका कि एग्जाम में आप छूते ही नहीं थे और उसके अलावा आप क्वेश्चन करते थे? हाँ। सर जैसा क्या होता है, एक कॉमन मिस्टेक होती है जब हम बिगिनर रहते हैं, तो हम्म। हमको ऐसा लगता है कि हमें सभी करना चाहिए और सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जी। कोई भी कुछ भी आ जाए हमें करना ही चाहिए। बट जैसे जैसे हमें अनुभव आते जाता है, तो हमें पता चलते जाता है कि हम जिसमें स्ट्रांग है हमें उसे और स्ट्रांग करना चाहिए। तो मेरा तो अभी भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा वीक है। ओके। मेंसुरेशन में फिर ये जो अलग अलग फिगर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मुझे नहीं आते। तो हम्म। मैंने ऐसा सोच लिया था, मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने किया, बट थोड़ा समझता था थोड़ा नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा। बोला पेपर में आता हूँ तो वैसे ही मैं सॉल्व करता नहीं हूँ, इसे जो आता है मैं वही करता हूँ, तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो मुझे जो अच्छे से आते थे चैप्टर थे वो टाइम एंड वर्क था, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और मैं इसे और स्ट्रांग करता था रोज के बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करके।
तो इसी तरह मैं फिर जो चैप्टर मेरा जो वीक था, मैं उससे छोड़ देता था कि ये तो चलो नहीं करना है अपने को, ये आए चाहे ना आए, अपना जो स्ट्रांग है एरिया उसको और स्ट्रांग बनाना है और वही सॉल्व करना है। ओके, तो याद रखिए कि स्मार्ट वर्क करना है अजय की तरह कि अजय ने जो उसका उनका पॉइंट क्वांट में वीक था उन्हें छोड़ दिया, जो पॉइंट स्ट्रांग था उसे और स्ट्रांग किया, क्योंकि 100 परसेंटाइल हमें नहीं लाना है, जैसे कि 10th में होता है, 12th में होता है या फिर ग्रेजुएशन में होता है कि हमें परसेंटेज मार्क्स चाहिए। हमें जॉब चाहिए, जॉब लेने के लिए पास मार्क्स चाहिए, हमें टॉपर नहीं करना है, क्योंकि मतलब कि ये एसएससी या यूपीएससी की तरह नहीं कि टॉपर करना है, हमें जॉब लेना है। तो याद रखिए एग्जैक्टली। आपका जो भी सेक्शन अगर आपका वीक है तो उसे मैथ में छोड़िए, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में कम से कम 80 टू 90% आप पॉइंट मिलाएं और मेंस एग्जाम में 40 टू 50% कम से कम आप पॉइंट मिलाएं। अजय, क्वांट की आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे साथ साझा की है, जो बच्चों को बहुत काम आने वाला है। इस तरह से आपने बारीक से पूरा बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया है क्वांट की स्ट्रेटजी। क्वांट के हम बात लेते आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग की जैसे बैंकिंग एग्जाम में बच्चों को बोला जाता है कि स्कोरिंग गेम होता है। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम पास करना है तो कम से कम दो सेक्शन आपको ऐसा चाहिए जिसमें आप 70-80% स्कोर कर सकते हैं। तो आपका चारों सब्जेक्ट में मेन पॉइंट कौन सा था जो आपको लगता था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? हाँ, सर मेरा ऐसा है, एक कोई सब्जेक्ट तो ऐसा स्ट्रांग नहीं था, मेरे जो चारों सब्जेक्ट थे वो चारों एवरेज थे, तो एवरेज इस थे, वजह ओके। से मेरा चल जाता था। ओके, रीजनिंग के बारे में हम पूछते हैं आपसे कि रीजनिंग के बारे में आप बताइए, थोड़ा ब्रीफ कीजिए रीजनिंग के बारे में। आप क्या मतलब रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? सर रीजनिंग को सॉल्व करने में स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाती थी पजल वगैरह सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो मैंने क्या किया, मतलब हमारे जो मैम थे, मैंने ऑफलाइन भी कोचिंग लगाई थी, तो हमारे ओके। मैम ने एक काफी अच्छा बताया था रीजनिंग के लिए कि आपको जब तक नहीं आता है पजल आप तब तक लेके बैठिए, भले ये 4 मिनट का पजल है लेकिन आपको जब तक ना आए आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, लेकिन एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, बहुत जब बढ़िया। तक ना आए। तो मैंने यही करता था, मैं जब भी लाइब्रेरी वगैरह में जाता था, मैं वो पजल को ईयरफोन लगा के और जितना टाइम लगता था शांति से उतना टाइम लेके सॉल्व करता था। तो ये चीज ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया कि मैं तब वो टाइम पे जो मैंने मेहनत की थी, वो मैं अभी भी अगर कोई पजल उठा के सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे बारीकियां याद रहती हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या कोड होने चाहिए। तो ओके। इस तरह से मेरा रीजनिंग भी परफेक्ट हुआ था। ओके, रीजनिंग मतलब कि आप बताना चाहते हैं कि रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सबसे मस्ट है कि हाँ सर। प्रैक्टिस आप कीजिए। रीजनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैथ की तरह फॉर्मूला नहीं है या इंग्लिश की तरह वोकैब नहीं है कि आप रट्टा मार ले। रीजनिंग का मेन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही रीजनिंग में आपका निखार आएगा और स्कोर भी अच्छा होगा। रीजनिंग के बारे में हमने बात कर ली, क्वांट के बारे में आपने तीसरा सेक्शन है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या करा कि मतलब कि प्रीलिम्स में तो आपको मोस्टली एग्जाम में निकालने ही होते हैं और आपने आरआरबी क्वालिफाई किया है, तो हम हिंदी का भी आपसे थोड़ा सा ब्रीफ लेना चाहेंगे कि आपने आरआरबी में क्या हिंदी आपने अटेम्प्ट किया था या फिर इंग्लिश आपने अटेम्प्ट किया था, ये बताइए हमें। सर मेरा ऐसा तो नहीं था कि मेरा इंग्लिश वीक था इस वजह से मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया, बट हुआ ऐसा था कि इंग्लिश तो मेरा बहुत ज्यादा वीक था। ओके। तो सभी बोलते थे कि ग्रामर पढ़ो, ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, स्पॉट द एरर आता है एग्जाम में, ये सेंटेंस बनाने के लिए तो आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। बट ओके। मेरा जिस तरह से अनुभव आया, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो आज भी सही अच्छे बात। से ग्रामर नहीं आता, कोई बोलेगा कि कैसा करना चाहिए, मुझे ग्रामर नहीं आएगा, बट मैं बता सकता हूँ कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे। वो ओके। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ है कि न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग की वजह से। तो जिस तरह से मैंने बताया था आपको क्वांट के लिए कि मुझे आधा पौन घंटा लगता था ये रेगुलर के इतने चैप्टर करने के लिए, उसके जी। बाद मैं 4 घंटा न्यूज़पेपर लेके बैठता था, पूरा थरोली रीडिंग करता था। मुझे स्टार्टिंग में तो समझ में भी नहीं आता था अच्छे से कुछ कुछ चीजें, बट मैं रीड जरूर करता था कि मुझे रीड तो पूरा करना ही करना है। सब बोलते हैं न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, चलो देखा तो जाए। तो इस तरह से मैं रेगुलर रीड करता था, तो धीरे धीरे मतलब वोकेबलरी में अंडरलाइन करके पढ़ता था, वोकेबलरी निकालता था। तो मतलब ये चीजें ने मुझे काफी हेल्प किया। तो इस वजह से मेरा इंग्लिश भी धीरे-धीरे अच्छा हो गया और मैं इंग्लिश के लिए कभी तैयारी नहीं किया। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा और कुछ भी नहीं किया। हाँ। दो सवाल अजय आपसे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते थे तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे न्यूज़पेपर के बारे में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने आरआरबी में मेंस में क्या अटेम्प्ट किया, हिंदी या फिर इंग्लिश? हाँ, सर आरआरबी में तो मैंने इंग्लिश ही अटेम्प्ट किया था। ओके। हिंदी वगैरह भले ही मेरा बैकग्राउंड वगैरह हिंदी है,
बट इंग्लिश वगैरह अटेम्प्ट करना ज्यादा इजी लगता है मुझे, तो इस वजह से बच्चों इंग्लिश ही एक अटेम्प्ट किया। पॉइंट इसमें है अजय, जैसे अजय इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे थे मोस्टली एग्जाम में, अगर आरआरबी को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे एसबीआई हो, सारे में इंग्लिश ही आते हैं। आपको रिदम से भागना नहीं है। अगर आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जी हाँ, हिंदी भी इतना इजी नहीं है। इंग्लिश से टफ मैं तो बोलूंगा, इंग्लिश से टफ है ही, क्योंकि हिंदी का जो वर्तनी होता है जिसको स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं, हिंदी का जो पारा जंबल होता है जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपका अगर इंग्लिश का प्रैक्टिस करते हैं तो आई विल सजेस्ट एंड अजय आल्सो विल सजेस्ट कि आप इंग्लिश ही अटेम्प्ट करें आरआरबी में भी। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में हिंदी पढ़ करके आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या फिर अच्छे स्कोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अजय न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो कौन सा न्यूज़पेपर आप बोलना चाहेंगे? सर मुझे दो न्यूज़पेपर काफी मतलब लैंग्वेज के हिसाब से अच्छे लगते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस। ओके, तो अजय ने भी एक न्यूज़पेपर की बात की है, तो आपको बोलना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर मस्ट ही मस्ट है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से क्या, जैसे अजय ने बताया कि न्यूज़पेपर से वो कैब न्यूज़पेपर से वो एरर डिरेक्शन पकड़ लेते थे, ग्रामर कभी नहीं पढ़े, बट न्यूज़पेपर पढ़ के उन्होंने इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर किया और आरआरबी में इंग्लिश अटेम्प्ट करके उन्हें ऑफिसर बन गए। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए ही पढ़िए। अजय, उसके अलावा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बच्चों मतलब कि जैसे कि बहुत बच्चे इंग्लिश से डरते भी हैं कि मतलब इंग्लिश हम कर ही नहीं सकते। जैसे आपने एक अच्छी बात बोली है कि आपका हिंदी बैकग्राउंड होते हुए भी आपने इंग्लिश में अच्छा करा। उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के बच्चे होते हैं, उनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है, वो हिंदी मीडियम से मोस्टली लोग पढ़ते हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि आप कैसे इंग्लिश मतलब अच्छा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? सर मेरा तो सजेशन एक ही रहेगा, कोई भी भले कहाँ से भी बिलोंग करे, नॉर्थ इंडिया से या ईस्ट इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करे, बट एक बार ट्राई तो देना ही चाहिए न्यूज़पेपर को। ओके, आप यस। जैसे जैसे आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि ये बोरिंग है, बट एक बार आप ट्राई दीजिए, आपको बाय द टाइम आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा ये सब करना। ओके, ओके। तो जैसा कि अजय ने आपको बताया कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़िए। जी हाँ, ये मस्ट है इंग्लिश न्यूज़पेपर, और पर डे आप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर में लगाइए। न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी काम आएगा। जनरल अवेयरनेस दैट मीन्स कि ये इंटरव्यू भी के समय जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत सारे मतलब कि बच्चों के पास, या फिर मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा गया था कि 1-2 दिन का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसका हेडलाइंस क्या है? क्या ऐसा टॉपिक था कि 1-2 दिन में वो हाइलाइट हुआ? तो इंटरव्यू में भी ये काम आता है। तो न्यूज़पेपर मस्ट है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए पढ़ना। अजय, ये इंग्लिश की बात हो गई। उसके बाद हम आपको कंप्यूटर के बारे में लेना चाहते हैं कि कंप्यूटर चाहे तो आरबी असिस्टेंट में अब आता है या फिर आईबीपीएस आरआरबी में आते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं बच्चों को? हाँ सर, कंप्यूटर के लिए ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं, बट ल्यूसेंट की मैंने बुक रेफर की थी और हुँ, साथ में जो पीडीएफ्स वगैरह आते हैं वो हुँ। रेफर किए थे। ओके, तो कंप्यूटर मतलब बेसिक ही आता है। कंप्यूटर के 7 या 8 टॉपिक होते हैं, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, चाहे वो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, तो यही मतलब मोटा-मोटी चैप्टर है। आप लूसेंट का, जैसे अजय ने बताया, लूसेंट का अच्छा बुक आता है, हमने भी पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो लूसेंट का बुक आप लीजिए। कंप्यूटर में कोई ज़्यादा ये टाइम नहीं देना है, मतलब कि 1 महीना आपको एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ना है, वही दोबारा रिपीटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर, उसके बाद हम बात करना चाहते हैं अजय, सबसे मतलब कि आजकल जैसे है जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बताइए कि आपने क्या प्रिपरेशन करा जनरल अवेयरनेस के लिए? सर जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने लाइट मोड के वीडियोस भी रेफर किए हैं ओके, और साथ में ऑनलाइन जो वीडियोस आते हैं जैसे स्टडी आईक्यू का भी हो गया तो वो रेफर किए जनरल अवेयरनेस के लिए। ओके, ओके। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में अजय ने बताया कि वो लाइट मोड का वीडियो जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको भी ये किया था। उसके बाद एग्जाम से पहले हम हर एग्जाम में एक इम्पैक्ट पीडीएफ निकालते हैं कि एग्जाम का 3 से 4 महीने का एक कंपाइल देते हैं। इम्पैक्ट पीडीएफ आपको कितना हेल्प करा था? क्योंकि हम जनरल अवेयरनेस में वही इम्पैक्ट ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मेल मैसेज आता है। आप इम्पैक्ट के बारे में क्या बताना चाहते हैं बच्चों को? सर ये तो काफी हेल्पफुल, तो ठीक है चलो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब अगर अपन पढ़ते हैं तो इसका काफी ज्यादा मतलब सच में जिस तरह से नाम है उसी तरह से इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये रीड करने से काफी हेल्पफुल रहता है और एग्जाम में हम काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
जी, थैंक यू सो मच अजय। हमारा काम ही है लाइट मोड, LYT, लीवरेज योर टाइम। आपका कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सके। देखिए, करंट अफेयर कहीं भी आप जाकर के 1.5 घंटा, 2 घंटा का वीडियो भी देख सकते हैं, बट हम 10 से 15 मिनट में चाहते हैं बच्चों का करंट अफेयर पूरा उनका क्लियर हो जाए। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे बार-बार आपसे हमारी मैसेज होती, बात होती थी, हम खासकर फ़ोन पर भी बहुत बार आपसे बात हुई थी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, वो लेटेस्ट पैटर्न पे ही हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? सर काफ़ी टेस्ट सीरीज़ इस तरह से होती हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रहती हैं, बट जी, एक्चुअली होता क्या है, एग्ज़ाम में वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें। लाइट मोड की टेस्ट सीरीज़ इस तरह से थी कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिस तरह से एग्ज़ाम में करंट में पूछा जा रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। तो इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट रहा। तो अजय ने जैसे बताया कि लाइट मोड के उन्होंने प्रैक्टिस करा। जी हाँ, हम जो भी पेपर निकालते हैं, एक तो सिलेक्टेड निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 या 15 एग्ज़ाम का निकालते हैं। हम 2 से 3 ही एक समय में कर पाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो अजय ने बताया। उसके बाद अजय, आरआरबी पीओ में आपने इंटरव्यू दिया होगा, क्योंकि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, तीसरा स्टेज। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चों जो है बहुत डरते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कि पैनल कैसा होगा, पैनल के लोग कैसे होंगे, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, सर एक्चुअली कैसा होता है, हम किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचे तो हमें उस चीज़ से डर लगता ही है। जी, बट ऐसा था कि मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एकदम इंटरव्यू के लिए अपीयर करूँगा या मुझे यही एग्ज़ाम क्लियर करनी है। मैं ऐसा कभी सोच के नहीं चला था, मुझे बस पढ़ाई करनी है और कोई भी एग्ज़ाम आए और मुझे देना है। तो बाय द टाइम ये प्री निकली, फिर उसके बाद में मैं बाकी भी एग्ज़ाम्स दे रहा था, फिर मेंस भी निकल गई इसकी। फिर इंटरव्यू की डेट आ गई, तो इंटरव्यू की डेट के टाइम पे फिर अदर भी एग्ज़ाम थी, तो मैंने अदर एग्ज़ाम्स भी दिया। तो इंटरव्यू के टाइम पे एक्चुअली मैं एक्साइटेड था कि किस तरह से होता है वगैरह। अपन वीडियोस वगैरह तो बहुत देखते हैं, बट एक्चुअली खुद का एक्सपीरियंस जो रहता है वो एकदम प्रीशियस रहता है। जी, जी। तो हाँ, तो सर इंटरव्यू में एक्चुअली हुआ क्या था कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट है ना, मतलब आरआरबी पीओ एक्चुअली जो ग्रामीण बैंक रहती है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा था और जिस तरह से मेरा बीएससी एग्रीकल्चर हुआ था ग्रेजुएशन, तो इस चीज़ ने मुझे वहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा। आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। इनफैक्ट मुझे तो बैंकिंग रिलेटेड एक भी चीज़ नहीं पूछी, बस सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड ही चीज़ें पूछी इंटरव्यू। ओके। तो एग्रीकल्चर के अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड, जैसे बैकग्राउंड के बारे में, या फिर आप अपना बैंकिंग में करियर क्यों बनाना चाहते हैं? डैश, डैश, डैश। अ, हाँ सर, एग्रीकल्चर के अलावा मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मेरे पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ उसका। एक्चुअली जो ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह निकलते हैं हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हुँ, जो मतलब विकास के लिए होते हैं, तो हुँ, उसका भी मतलब मैं पढ़ते रहा था और जीए में भी मैंने पढ़ा ये सब। तो उन्होंने वो ऑनलाइन पोर्टल्स, ई-नाम जैसे पोर्टल होता है, हुँ, 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 तो जैसा हम करंट के बारे में रीड करते रहते हैं ना, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इंटरव्यू के टाइम पे आपने पढ़ा क्या है। हुँ, हुँ। और तो इसी वजह से मतलब वो भी चीज़ें इनाम के बारे में पूछा गया था मुझे। और जिस तरह से आरआरबी की स्पॉन्सर बैंक्स वगैरह जो रहती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, नाबार्ड के बारे में पूछा था। ओके, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड तो आप सबको पता होगा कि रीजनल रूरल बैंक आज इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और नाबार्ड जो है रीजनल रूरल बैंक का एक अथॉरिटी है कि रीजनल रूरल बैंक को जो भी काम होता है नाबार्ड के थ्रू ही होता है। उसके अलावा अजय ने एक बात बताई है इंटरव्यू पैनल के बारे में। इंटरव्यू कहाँ हुआ था अजय आपका, और कितने लोग थे पैनल में, कितने सर और कितने मैम थे? सर इंटरव्यू मेरा औरंगाबाद में हुआ था औरंगाबाद, और ये महाराष्ट्र। इंटरव्यू जी सर, जी। हम्म, हम्म। और 22 नवंबर को हुआ था मेरा इंटरव्यू। ओके। और इंटरव्यू में मेरा पैनल सेकंड था और उसमें 5 मेंबर थे, 1 लेडी थी और 4 मेल थे। ओके, ओके, 4 सर थे और 1 मैम जी थी। सर। ओके। तो इनका जी। मतलब फ्रेंडली थे क्या? फ्रेंडली थे सब के सब? हाँ सर, सभी फ्रेंडली थे और काफ़ी मतलब अपने को कंफर्टेबल कर देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ओके, तो बच्चों, अजय ने बहुत ही अच्छा एक बात कही है कि इंटरव्यू के लिए जैसे आप लोगों को डर लगता है कि पैनल कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या हमारे साथ बिहेव करेंगे। तो मोस्टली 80-90% पैनल अच्छे ही होंगे, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे।
कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के नाम से ही डर लगता है, या फिर इंटरव्यू में ही मतलब कि नाम से ही डरोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको भी आराम-आराम से जवाब देना चाहिए। अजय, कोई-कोई इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन हमें मतलब आते हुए भी हम नर्वस हो जाते हैं कि मुझे पता है कि इनाम क्या है, या फिर करेंटली इनाम कितने लगभग ब्रांचेज है, लगभग 1000 गवर्नमेंट इंडिया हाल ही में डाटा रिलीज किया है, तो लगभग 1000 भी होने वाले, हमें पता है, बट इंटरव्यू पैनल में हम खुद घबरा जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इनाम का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने टोटल हैं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपको नहीं याद आ रहा हो, तो आप क्या बोलना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? सर इंटरव्यू में मतलब एक्चुअली जो हमें वो देखना चाहते हैं, वो एक्चुअली हमारा नॉलेज नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में तो वो एक्चुअली देख चुके ही हैं कि हम इसी वजह से हम इंटरव्यू दे रहे हैं। हुँ, तो एक्चुअली वो देखना ये चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट कितना है वो आंसर के लिए। भले ही ओके, ठीक है, हमें एक बार को श्योर नहीं होगा, बट एटलीस्ट हमें पता हो, उस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए। ओके। तो सर इसी तरह से मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा था सर ने, और उसके लिए मुझे एक बार मतलब रिकन्फर्म भी किया था। तो मैं कॉन्फिडेंट था उस आंसर के लिए। जैसे उन्होंने पूछा था कि ग्राउंडनट किस सॉइल में होता है? ओह! तो मुझे मतलब एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता था, बट हमारे यहाँ पे भी फील्ड है, तो हमारे यहाँ पे भी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। हुँ, हुँ, तो मुझे लगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, हुँ, तो इस वजह से मैंने कहा ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सर ने पूछा मुझे, "आर यू श्योर अजय?" हुँ। तो मैंने 2 सेकंड का पॉज़ लिया, मैंने बोला, "हाँ सर, श्योर हूँ।" तो ओके, ओके बोले, "ठीक है" बोले। इस तरह से ओके, रिकन्फर्म करते हैं कभी-कभी। ओके। अजय, तो अभी आप बैंक में काम करने के अलावा मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं? क्या मतलब कि आपका ड्रीम जॉब मिल गया है या फिर कुछ और करना चाहते हैं? हुँ। सर एक्चुअली मुझे बैंक में काम करना पहले तो इतना नहीं था कि मुझे सच में ऐसी इतना पैशन नहीं था कि मैं बैंक में आऊँगा, बैंक में काम करना है। बट जिस तरह से मैं बैंक में जॉइन हो चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब जिस तरह से फीलिंग आती है, जिस तरह से लोग अपने आप को ग्रीट करते हैं, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है, हुँ, वो जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काम भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ड्रीम जॉब तो हाँ सर, बैंकिंग में ही रहना चाहता हूँ। और साथ में और अगर आगे और अच्छी एग्ज़ाम्स वगैरह आती है, मैं आरबीआई असिस्टेंट का मेंस देने वाला हूँ। साथ में ओके। एसबीआई पीओ की नोटिफ़िकेशन, आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफ़िकेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, तो आप एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी, जी हाँ, अजय आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड है एसबीआई पीओ मई जून में आउट होने वाला है। आरबीआई ग्रेड बी जुलाई या अगस्त में आ ही जाएगा। उसके अलावा अजय ने एक चीज अभी बताई है कि सेटिस्फैक्शन। देखिए, अजय ने आरआरबी पीओ हैं, एक ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, बट क्या होता है ना कि हम अगर अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी चाहे, अजय ने एक शुरू में ही बात बोली थी कि हमें सरकारी जॉब लेना है। मायने नहीं रखता कि हम पीओ हैं या क्लर्क हैं या रूरल बैंक में काम करते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी में काम करते हैं। आपको एक जॉब, ड्रीम जॉब चाहिए, और ड्रीम जॉब पाने के लिए कोई भी जॉब सही है, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर ग्रेड ए ऑफिसर हो। तो अजय, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपसे हम एक बात, हमारे जाते-जाते हमारे बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी आरबीआई असिस्टेंट का, जैसे आप मेंस का मतलब डेट के लिए वेट कर रहे होंगे कि कब मेंस का डेट आएगा, और आपका प्रीलिम्स भी निकला है, तो एक बार और आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स भी क्वालीफाई कर लिया है। थैंक यू, मेंस का और थैंक यू। वेट भी कर रहे हैं, मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो जाते-जाते आप क्या बोलना चाहते हैं बच्चों के लिए? सर मैं मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। आपको करना तो पड़ेगा ही। लक आपका कभी-कभी साथ देगा, लेकिन हार्ड वर्क करने वाले का ठीक है, कभी नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क करने वाले का लक कभी ना कभी तो साथ देगा। क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और जो कर रहे हो आप, उसे अपना 100% देके करिए। वो ऐसा कोश नहीं कि आप फैमिली प्रेशर की वजह से कर रहे हैं या किसी और रीज़न की वजह से कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए। और खुश रहिए, मतलब खुश होकर के कीजिए, हर चीज़ जो करना है आप खुश होकर के कीजिए। अजय ने बोला है कि हार नहीं माननी है, कि मतलब कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश आप कीजिए, आपका जॉब होगा। और बहुत सारे अभी भी अवेटेड नोटिफ़िकेशन या फिर रिजल्ट, जैसे एसबीआई क्लर्क का बाकी है, आरबीआई असिस्टेंट का बाकी है, नाबार्ड का मेंस बाकी है, उसके अलावा ग्रेड बी का नोटिफ़िकेशन आना है, एबीपीएस आरआरबी भी इस बार आ ही जाएगा मई या जून में। उसके बाद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन बाकी है, तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। और हम सक्सेस स्टोरी इसलिए लेके आते हैं
कि कोई भी सब वहीं आते हैं, जैसे हम रहते हैं, जैसे अजय रहता है, वैसे आप ही हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एफर्ट डालिए, आपका ड्रीम जॉब पक्का है। तो थैंक यू सो मच अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ इतनी अच्छी तरह से साझा करने के लिए, वन बाय वन के प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में करना क्या करना चाहिए। उसके अलावा भी आप को मतलब कि अभी जैसे आप पीओ हैं, तो आपको होल्ड द टीम ऑफ फ्लाइट मोड, आपको बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट कि आप आपका आरबीआई असिस्टेंट का मेंस है, एसबीआई पीओ है, ग्रेड भी है, तो हम चाहते हैं कि आपका इस बार और सिलेक्शन हो जाए किसी ना किसी एसबीआई पीओ में, आरबीआई असिस्टेंट में या आरबीआई ग्रेड बी में, और हमारे साथ फिर आप एक बार इसी साल 2020 के अंत तक क्वालिफाई करके आप हमारे साथ जुड़िए और अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अजय, और थैंक यू सो मच। और बच्चों, इसके साथ ही हम ये सेशन रैप अप करते हैं और एक नए ही सक्सेस स्टोरी लेकर के फिर जल्दी आपके पास आएंगे। क्या होता है ना कि ये सक्सेस स्टोरी देखने से आपको भी बूस्ट मिलेगा, और प्रिपरेशन करने का जो ये आपका, अब अगर आप 90% 80% दे रहे हैं, तो वो 100% तक आप इजी से करेंगे। थैंक यू सो मच।